वोट भविष्य का में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों ने बहुत सारे रिएक्शन दिए और आई मस्ट से कि हमारे साथ जो हमारे नेता हैं उन्होंने बहुत ध्यान से सुने और वो उस पर जवाब भी देना चाहते हैं। वो सिर्फ सुन के अनसुना नहीं करना चाहते। तो कौन है पहले? मैं शायद दयाशंकर जी को पहले बोलूँगा। सर छोटा सा एक आध मिनट का, फिर उसके बाद आपका रिएक्शन। आप यहाँ हिस्ट्री के लोग बैठे होंगे। इस देश में गुप्त वंश के राजा की सीमाएं आपको पता होंगी। तो ईरान तक भारत का हिस्सा था। हम कंबोडिया के राजा कंबो 1200 साल तक हमने थाईलैंड में राम से वंश का शासन था। दुनिया के वर्मा, वियतनाम, श्रीलंका, नेपाल, ये वो सारे देश हैं जिस पे भारत का कभी राज हुआ करता था, भारतवंशियों का। एक समय ऐसा आया कि आज़ादी के बाद इस देश के कुछ ऐसे चौराहे थे जिनको लाल चौक कहते थे, वो श्रीनगर की थी, जिस पे हम अपना तिरंगा नहीं फहरा पाते थे। इस देश के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ हिंदू कहना सांप्रदायिक माना जाता है। इस देश के कुछ ऐसे निचले हिस्से में, इस देश के उत्तरी भाग में या दक्षिण में कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ के हम ध्वज नहीं फहरा सकते थे, जिनको हम तिरंगा कहते हैं और वंदे मातरम नहीं कह सकते थे। उस देश में ध्वज फहराने के लिए हमारे नेता ने अपने प्राणों का बलिदान किया। आज उस कश्मीर के माथे के 370 का कलंक 35A का अगर मिटाया तो इस वर्तमान की सरकार ने मिटाया। अगर हम अपने भगवान का घर बनाते हैं, भगवान रामलला तिरपाल में इनको पसंद है, लेकिन इनको भगवान रामलला का भव्य मंदिर पसंद नहीं है। बाबा विश्वनाथ का। और आज़ादी के बाद इस देश में पहला मंदिर जो बना सोमनाथ, आपको याद है 17 बार महमूद गजनवी ने जिस मंदिर को लूटने की नीयत से आक्रमण किया, अंततः वो कामयाब हुआ, उसने सोमनाथ तोड़ा था। उस सोमनाथ को कांग्रेस के शासन के दरमियान बनाने का प्रयास हुआ लेकिन नहीं हो पाया। उसका भी जीर्णोद्धार इस देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात की सत्ता में रहने के दरमियान किया। माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर, बाबा महाकाल का कॉरिडोर उज्जैन में, और बाबा विश्वनाथ का ये मंदिर बनाना अपने आराध्य का। हम हिंदुओं का देश है और हम हिंदू कहते हैं तो सांप्रदायिक माने जाते हैं। ये लोग अपने परिवारवाद में इस कदर डूबे हैं कि इनको देश दिखाई नहीं देता। इनको राष्ट्रवाद क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, ये नहीं जानते। फटाफट मनोहर जाए जी, आपका रिएक्शन। हम किसी ने काम राम, जिसने राम को लाए हैं, पता नहीं राम कहाँ चले गए थे, हम तो नहीं जानते। हम भी, हमारे यहाँ भी साल में एक बार रामचरितमानस का पाठ होता है। खैर, राम मंदिर बना वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हमने बनाया। आपने क्या किया? आपने रजिस्ट्री में वहाँ चोरी की, धांधलिया किया। और राम मंदिर जो अधिकारी जिसने बताया यहाँ मंदिर था, वो कौन था? वो एक मुस्लिम था। सर्वे ऑफ इंडिया का अधिकारी वो मुस्लिम था, उस देश का नागरिक था। जो सच था उसने सच को कहा और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि नहीं, यहाँ राम मंदिर बनना चाहिए। कोर्ट के फैसले से बन रहा है, पहली बात। दूसरी बात, आप जो बात कर रहे हैं, अभी एक छात्रा ने ये सवाल उठाया कि आप बंटवारे की बात कर रहे हैं। इसको आप गलत समझ रही हैं। हम बंटवारे की बात नहीं कर रहे हैं, हम बराबरी की बात कर रहे हैं। सबको बराबर का हक होना चाहिए। अगर सोनकर आगे नहीं बढ़ेगा तो तरक्की नहीं होगी। अगर कोई और जाति का आदमी गुप्ता आगे नहीं बढ़ेगा तो तरक्की नहीं होगी। और एक बात ध्यान रखना, इस देश में बराबरी की बात करने वाले सारी बड़ी जातियों को लेते हैं। चाहे डॉक्टर लोहिया रहे हो, चाहे जेपी रहे हो, चाहे राजनारायण जो इस धरती के थे, उन्होंने बराबरी की बात की, वो भी एक बड़ी जाति के थे, भूमिहार जाति से थे। चाहे कोई, जितने लोगों ने भी बराबरी की बात की वो सब बड़ी जाति के लोग थे, उनका बड़ा दिल था। इसलिए सबको बराबर हक दीजिए, अवसर दीजिए कि सब लोग आगे बढ़ें। हम क्यों नहीं, आप नौकरियां बढ़ा रहे हैं, आप क्यों सारे चीज बेच दे रहे हैं भाई? मैं आपकी बात, आपने पॉइंट किया। जाति पे आते मैं एक्सपर्ट्स का व्यू लेना चाहूंगा कि जब भी टिकट बंटते हैं, कोई पार्टी भी नहीं है ऐसा, इसमें कोई बीजेपी, वो एक सोच समझ के लेते हैं कि भाई कास्ट इक्वेशन, जिसे कास्ट इक्वेशन बोला जाता है, वो किया जाता है। तो मैं एक्सपर्ट्स को लेकर आता हूँ इसमें सर, क्योंकि ये एक तरह से कोई कह रहा है मैं तो भाई पिछड़े वर्ग को उठा रहा हूँ, आप मुझे जातिवाद पे कैसे एलिगेशन लगा सकते हो मेरे को? मैं तो माइनॉरिटीज़ की हेल्प कर रहा हूँ, मैं तो पिछड़े वर्ग की हेल्प कर रहा हूँ। तो और दूसरी तरफ से कहते हैं कि पर ऐसे करेंगे तो फिर ये तो देश बांटने का काम हो गया, स्पेशली इलेक्शन के टाइम। जी चेतन जी, एक तो पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ। ये जो हम लोग काफ़ी दिनों से काफ़ी कॉलेजेस में जाकर आए हैं, लेकिन सनबीम की जो बच्चियाँ हैं उन्होंने जैसे परफॉर्म किया और जैसे सवाल किए हैं उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ सबको।
देखिए, जाति को आपने बहुत अच्छे से डिफाइन किया कि जब टिकट दिए जाते हैं, टिकट बंटवारे में सबसे पहले जातियों का नंबर आता है। जो कैंडिडेट है वो भी अपनी जाति का आधार बताकर बताता है कि भाई मेरे पास इतना वोट है, इतनी जाति का वोट है। और पार्टियां भी न केवल टिकट देती हैं बल्कि उसको पब्लिसाइज भी करती हैं कि हमने ये टिकट बांटे हैं, 200 टिकट बांटे हैं, 200 टिकट में इतने लोग मुसलमान हैं, इतने हिंदू हैं, इतने यादव हैं, इतने राजपूत हैं, इतने राय। तो लगातार ये जाति और धर्म दोनों राजनीति के एक नेसेसरी इविल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं। अब क्या उस नेसेसरी इविल के बिना हम जीत सकते हैं? क्योंकि हमने दयाशंकर जी की पार्टी ने तो पूरी तरह से तय किया है कि विनेबिलिटी केवल एक फैक्टर है जिसके आधार पर वो टिकट देते हैं। विनेबिलिटी के लिए वो मनोज जी के घर से भी ला सकते हैं, किसी और के घर से भी नया आदमी ला सकते हैं, भ्रष्ट को भी ला सकते हैं, जाति का भी ला सकते हैं, जिस जाति का विरोध कर रहे हैं उसको भी ला सकते हैं। और समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टियां भी वही कर रही है। लेकिन एजुकेशन लेवल पर क्या करते हैं? जाति का जनगणना की आपने बात की, बहुत बड़ा इशू रहा, पिछले दिनों काफ़ी चर्चा हुई। लेकिन इंडिया ब्लॉक जो हम लोग नॉन एनडीए ग्रुप है उसने जातिगत जनगणना की बात की। कांग्रेस की आज 4-5 राज्यों में सरकार है, वहाँ पर उन्होंने जातिगत जनगणना की बात नहीं की। उसको एग्जीक्यूट कर सकते थे जैसे बिहार में किया गया। तो क्या हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो हम सब लोगों को, वोटर्स को भरमाने के लिए यहाँ स्टेज पर उस बात का मौका लेते हैं? और जब काम करने का मौका आएगा, MY समीकरण की बात कौन करता है? समाजवादी पार्टी बता सकती है कि MY समीकरण से पूरी की पूरी वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और जब बार बार आप रिलीजियस टूरिज़्म की बात कर रहे हो, राम मंदिर की बात कर रहे हो, तमाम तरह की बात कर रहे हो, 500 साल के अत्याचार की बात कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप इनडायरेक्टली धर्म के सहारे से उस राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये मुखौटे को उतारने का वक्त है। या तो मुखौटे उतारिए या अपने अंदर झांकिए। विनेबिलिटी जो चंद्रचूड़ जी, विनेबिलिटी तो आती है मतलब पब्लिक वोट देती है इस पे। जब तक पब्लिक वोट देती रहेगी इस बात पे, तब तक कैंडिडेट भी इसी हिसाब से ही चुने जाएंगे। तो इसका क्या समाधान है? देखिए चेतन जी, विनेबिलिटी एक फैक्टर है और विनेबिलिटी के लिए बहुत सारी बातें की जाती है और जाति और धर्म उसका एक भाग है। धर्म आस्था है, जाति अस्मिता है, और आस्था और अस्मिता हमेशा से समाज में रहेंगे। सवाल ये उठता है, मैं बस आपकी बात को और आगे बढ़ा दूं, कि विनेबिलिटी में आप पैसे को भी जोड़ लीजिए। मैंने कल भी एक इसी प्रोग्राम में कहा था कि इस चुनाव का खर्च, सभी खर्चों को जोड़ दिया जाए, इलेक्शन कमीशन और जितने प्रत्याशी हैं सभी लोकसभा क्षेत्रों के सभी प्रत्याशियों को जोड़ दिया जाए, उनके द्वारा किए गए सभी खर्च को जोड़ दिया जाए, तो लगभग 1,20,000 से 1,35,000 करोड़ के बीच में वो खर्च आएगा। अब जब वो खर्च आता है और एक कैंडिडेट उस आधार पर और चुनाव के लिए चुनाव लड़ता है, तो जाहिर तौर पर वो हर कर्म करेगा, एन केन प्रकारेण उसको जीतना है। और चूंकि जीतने के आधार पर ही सरकार का फॉर्मेशन होता है, इसलिए दलों को भी ये देखना पड़ता है, ये दलों की विवशता भी है। क्योंकि अगर दल इस जाति और धर्म को नहीं देखेंगे तो ये जो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री है वो नहीं चल पाएगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हम इलेक्शन के में जो खर्च हो रहा है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें। ये दुर्भाग्य की बात है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो भी हुए इस देश में, वो इलेक्शन कमीशन के स्तर पर तो हुए हैं। टू कंडक्ट, इट हेल्प्स द इलेक्शन कमीशन इन कंडक्टिंग इलेक्शन, बट इलेक्शनल रिफॉर्म कभी भी नागरिकों के स्तर पर नहीं हुआ है। अगर वो होने लगेगा तो शायद मैं ये कह सकता हूँ, ये ख़त्म तो नहीं हो पाएगा, लेकिन शायद धर्म और जाति की जो भूमिका होती है वो थोड़ी कम से कम होती चली जाएगी। ये तो ये तय है कि इस चुनाव में भी, पहले के चुनाव में भी और आने वाले भी चुनाव में जब तक ये नहीं होगा, जाति और धर्म के आधार पर विभेद होंगे और जाति और धर्म के आधार पर मोबिलाइजेशन होगा, और उस मोबिलाइजेशन से जाहिर तौर पर किसी को लाभ होगा, किसी को आज लाभ होगा तो किसी को कल लाभ होगा। जो लोग आज कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, उन्होंने इसी का लाभ पहले भी तो लिया हुआ है। तो ये तो रामायण की एक पंक्ति है, गोबर छोट कहत अपराधु, तो ये तो सब कोई उसमें मिले हुए हैं, कौन किसको कहा जा सकता है, ये सोचने का प्रश्न है। ठीक है, आप लोगों ने, बच्चों ने स्पेशली अपने व्यूज़ रखे, अपनी राय रखी, थैंक यू सो मच। आएगा 4 को रिजल्ट आ जाएगा, अपने आप जनता फैसला करेगी सर, देखते हैं क्या होता है। देखते रहिए वोट भविष्य का।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।